नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको देश और प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं, जिनका सरोकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त, सक्षम और स्वस्थ साथ ही साथ जागरूक करने का रहता है। आज के हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री LM बेलवाल। तो नमस्कार बिलवाल सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत जो कर रही हूँ उसमें मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ कि जब आप IFS ऑफिसर बने, आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त आपने क्या IFS ऑफिसर बनने के बारे में ही सोचा था या कुछ और भी सोचा था? मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया IFS का, और कभी उससे पहले सोचा नहीं था कि कौन सा एग्ज़ाम लूँगा नहीं लूँगा। और IFS का एग्ज़ाम दिया, पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस समय इसलिए दिया था कि जंगल में खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे, जंगली जानवर देखेंगे, तो बस शुद्ध हवा लेंगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा, शहर से दूर रहेंगे। मात्र इस कारण से मैंने IFS का एग्ज़ाम दिया था। आप जब वन विभाग से जुड़े, आपने जंगलों को करीब से देखा, तो हमारे सतपुड़ा के अनमने जंगल और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते, तो वहाँ के जंगलों में क्या विशेषता है, क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? मुख्य फ़र्क तो वेजिटेशन का है। वहाँ की वेजिटेशन अलग है, चीड़ है, वहाँ पर देवदार है, वहाँ पर ओक है, बांज है, और यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले प्रजातियाँ होती हैं, साल है, सागौन है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जंगल में लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ फॉरेस्ट विलेजेस हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन इतने अंदर जंगल में वहाँ पर नहीं हैं। और बाकी देखा जाए तो भारतवर्ष है एक जैसी माहौल। लेकिन फिर भी अब वहाँ बर्फबारी भी होती है, तो डेफिनेटली हाँ, वहाँ का जो टेरेन है वो भी बहुत डिफरेंट है। ये फ़र्क है, बर्फ़बारी है, वहाँ पर हम हर गांव में पहुँच नहीं सकते गाड़ी से, यहाँ तो हर जगह वाहन जाता है, पैदल बहुत चलना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, नीचे ऊपर जाना पड़ता है, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, अस्पताल में जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है और बहुत सारी सड़कें गाँव तक पहुँच गई हैं, और जो जीवन इतना टफ था वो थोड़ा सा ईजी हो गया, अच्छा हो गया। फिर भी आप यहाँ मध्य प्रदेश में रहते तो ज़रूर मिस करते होंगे अपने उत्तराखंड को। मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं रिटायर होने के बाद मैंने अपने घर में वहाँ एक आशियाना बना लिया था, और मैं वहाँ रहना भी शुरू कर दिया था। सर, आपने वहाँ इतने मन से आशियाना बनाया और वहाँ रहने का आपको कम मौका मिला क्योंकि आपको यहाँ बुला लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो कैसा लगा आपको कि आप यहाँ वापस आपने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कमान दोबारा संभाली? ये मेरा सौभाग्य है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा कोई वही काम करने का अवसर मिलता है जो पहले कर रहे थे। और जो काम पहले कर रहे थे उसको अगर मन लगा के कर रहे हैं, उसी काम को करने का अवसर मिले तो इससे अच्छा और क्या होता है। मुझे अवसर मिला, सौभाग्यशाली हूँ। और कुछ मैं काम ऐसे थे जो पहले मैं नहीं कर पाया था, अब मुझे अवसर मिला है, मैं ज़रूर उन कार्यों को पूरा करूँगा और कर भी रहा हूँ। आप जब इस विभाग की आपने कमान संभाली, उस समय का जो दौर था, फिर आप यहाँ आए, कई परिवर्तन आपने किए, कई नवाचार आपने किया, तो ऐसा कौन सा नवाचार और कौन सा परिवर्तन आपने लाया कि जो आज भी फॉलो किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने मध्य प्रदेश में ऐसे करी जिनको दूसरे प्रदेशों ने भी यहाँ से सीखा और उन्होंने भी लागू किया। उदाहरण के तौर पर जो हमारे महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, लाखों की संख्या में हैं, उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है लगातार, और प्रशिक्षण ही लगातार देने से, क्षमतावर्धन लगातार करने से ही सफलता हासिल होती है। हमने ज़िलों में एक हम उसको कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो हमने खोले हैं, और वहीं पर हमारी महिलाओं के को ही वो जो स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट हैं बिलोंग करते हैं, वही वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, और महिलाएं हमारी प्रशिक्षित होती हैं। इस मॉडल को पूरे राष्ट्र में लिया। फिर हमने जो महिलाएं हमारे सब्जी, हमने उनको व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ा, तो उनके लिए हमने सोचा कुछ महिलाएं जो कस्बों में जाती हैं, शहरों में जाती हैं, उनके आदमी जाते हैं शहर में, वो सड़क के किनारे बैठ के सब्जियां बेचती हैं, टोकरी, उनको बैठने नहीं दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसी महिलाओं को कुछ व्यवस्था उनके लिए की जाए कि एक जगह पर या तो कोई उनको दुकान जैसी अवेलेबल करा दी जाए, या कोई ठेले में उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। तो वो भी हमने काम किया, जिसको हमने आजीविका प्रेस के नाम से नाम दिया, और आज लगभग 1000 ऐसी आजीविका प्रेस हैं। और इन आजीविका प्रेस में जो भी महिलाएं हमारी ताज़ा सब्जी ला के बेचती हैं, वो महीने में आराम से 15,000 20,000 रुपया कमा रही हैं और बहुत प्रसन्न हैं। तीसरा एक मैं और बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी हमारे ग्रामीण बेरोजगार युवक और युवतियां हैं,
उनका लेखा जोखा रखा है, उनका हमने रजिस्टर रखा है और उस रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं कि कौन कौन बेरोजगार लोग क्या क्या काम करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमने सबका लेखा जोखा हमने सभी गाँव में जहाँ जहाँ आजीविका मिशन काम कर रहा है वहाँ हमने लेखा जोखा रखा है। जिस तरीके के नवाचार आपने बताएं कि जो महिलाएं उसको ऑप्ट भी कर रही है और अपने रोजगार भी चला रही है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी आ जाती है कि जो काम कर रहा है उसके प्रोडक्ट को मार्केट नहीं मिल पाता है, और फिर आप उस वक्त उनको कैसे मार्केट दिलाते हैं, कैसे आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना महान है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बेची जा सकती है। यहाँ पर मिट्टी बेची जाती है, पत्थर बेचे जाते हैं, कंकड़ बेचे जाते हैं, मुरम बेचे जाते हैं, पेड़ पूरा बेचा जाता है, पेड़ के शाखाएं बेची जाती हैं, जड़ बेचे जाते हैं, फूल बेचे जाते हैं, गोबर बेचा जाता है, गौमूत्र बेचा जाता है। बेचने की कला आनी चाहिए। अगर आपको बेचने की कला है, आप उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कि खरीदार की नज़रें वहाँ पर टिक जाएं, तो फिर आपका काम हो गया। तो हम जिन ग्रामीण महिलाओं के संग काम करते हैं उनको हमें इन चीज़ों में पारंगत बनाना होता है, जैसे अब सैनिटरी नैपकिन की ही बात करते हैं, तो पहले जो क्वालिटी था वो इतना अच्छा नहीं था, तो उसको उतने दाम नहीं मिल पाए उसको, मतलब जैसे हमने भी देखा है कि जो उनके द्वारा बनाए गए थे स्टार्टिंग में, फिर शायद आप लोगों ने उसमें इम्प्रूवमेंट किए। ऐसी कई और भी दूसरे जैसे वो लोग प्रोडक्ट बनाए, साबुन भी बनाते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि साबुन बनाया उसमें खुशबू नहीं है, तो अगरबत्ती में भी इसी तरीके की कहानी हुई। तो फिर इनके ब्रांड को और इसमें कैसे, मतलब क्या स्पेशलाइज्ड पर्सन से आप लोगों ने क्या उन्हें ट्रेनिंग दिया? क्या जहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो हमारी महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। जहाँ पर आपने कहा सैनिटरी नैपकिन शुरू में अच्छे नहीं बन रहे थे, अब अच्छे बन रहे हैं। शुरू में तो सैनिटरी नैपकिन पहचानते भी नहीं थे लोग गाँव में, तो धीरे धीरे करके इस प्रोडक्ट को हमने बढ़ावा दिया, गाँव गाँव में बनाना शुरू हुआ। आज की क्वालिटी अच्छी है। सभी चीज़ों में ऐसा होता है कि क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती अच्छी होती है। साबुन की क्वालिटी शुरू में अच्छी थी, डिटर्जेंट लोग गांव में जो बाज़ार से ख़रीदते थे, आज हमारे पास डिटर्जेंट पर डे करीब 50 टन पर डे अलग अलग जगहों पर उत्पादन हो रहा है। हमारी अगरबत्ती पर डे 10 टन से ज़्यादा हमारी उत्पादन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे प्रगति हो रही है और हमें आगे चल के देखना भी पड़ेगा, हमें उसको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमने एक पोर्टल, आजीविका मार्ट पोर्टल बनाया है। उस आजीविका मार्ट पोर्टल में पिछले 3-4 महीने में ही करीब 300 करोड़ की बिक्री हुई है। और उसमें हम बेचते नहीं, सामग्री बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अच्छे उत्पाद हैं, उनको उसमें रखते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन रखते हैं, स्पेसिफिकेशन रखते हैं, और जो बनाने वाले समूह हैं या महिलाएं हैं उनका एड्रेस उसमें रहता है, फ़ोन नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। जो बायर होता है वो अपने आप को रजिस्टर कराता है और सीधे उनसे खरीद सकता है। ओके, तो मतलब सीधे जो बायर है डायरेक्टली एसएचजीज के पास जाते हैं और उनसे डायरेक्ट खरीदते हैं। इसके अलावा हमने अपने प्रोडक्ट अमेजोन और एक जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी डालना शुरू किया है। जैसे आपने बताया कि आप अपने जो महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनकी ब्रांडिंग के लिए आप कई नई नई चीज़ें करते हैं, तो उसी तरीके से जैसे हमारा ये महुआ हाउस है, यहाँ पर अगर आप ही की महिलाओं द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ रखा जाए कि जो भी टूरिस्ट आता है वो उसे लेकर जाए। उसी तरीके से और भी आसपास कई रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी ऐसी कोई मतलब मार्ट जैसा आपका खोलने का क्या मतलब हमारा जो सजेशन है कैसा रहेगा? बहुत अच्छा अवसर आप हमको दे रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में 88 रूरल मार्ट अभी हमारे स्व सहायता समूह चला रहे हैं और 127 दीदी कैफ़े रेस्टोरेंट्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। तो आपके रिसोर्ट में और भी जितने रिसोर्ट हैं, यहाँ पर हमारी महिलाएं न सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को रख सकती हैं प्रदर्शन के लिए और बिक्री के लिए, बल्कि आपके यहाँ रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चला सकती हैं और उनको हम IIHM से प्रशिक्षित करके ये काम सौंप सकते हैं। जी सर, और सर एथनिक फूड का ज़रूर एक ऑप्शन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सारे फूड रहेंगे, लोकल क्यूजिन्स रहेंगी, और जो भी हम कोशिश करेंगे कि जो मिलेट्स हैं हमारे, कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार, इन चीज़ के भी जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे बहुत सी बातें जानते हैं।
सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जी, थैंक सर यू। जैसे आपने बताया कि अभी जो नई नई चीज़ें आपने शुरुआत करी, जैसे आजीविका मार्ट, रूरल मार्ट, बल्कि पहले ओनली कुटीर उद्योगों से महिलाएं जुड़ी हुई थी। तो जब आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है, रूरल मार्ट और आजीविका मार्ट, क्या ये सिर्फ किताबों में ही है या धरातल पर भी आ चुका है? मैंने आपको बताया ना कि 88 रूरल मार्ट्स हमारे अलग अलग ज़िलों में हैं, उसकी सूची मैं आपको दूंगा, आप भी जाइए कुछ खरीद के लाइए। जी और इनमें हमें नाबार्ड ने सहयोग दिया है। नाबार्ड ने हमको पैसा दिया है, हमको नहीं दिया बल्कि जो हमारे स्वसहायता समूह के संगठन हैं उनको दिया है, उनके द्वारा खोले गए हैं, वही चलाते हैं, हम तो उनकी मदद करते हैं, हम सहजकर्ता की भूमिका अदा करते जी हैं। जी जी 127 जहाँ तक दीदी कैफ़े का प्रश्न है, उसमें से एक भोपाल में ही है। आज ही आप वहाँ पर जाइए, मैं एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पर लंच वहीं कीजिए आप, जी ठीक है। जी तो और इसके अलावा जो आपने बताया कि नई नई चीज़ें कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम अभी करना हमने शुरू किया है, पहले क्या होता था कि एक एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होती थी। किसी ने किराना की दुकान खोल ली, चक्की खोल ली, मनिहारी दुकान खोल ली, ब्यूटी पार्लर खोल लिया या और बार्बर शॉप खोल ली। अब हम ग्रुप एक्टिविटी में ध्यान दे रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी में भी हमने कहा है कि कम से कम 100 लोग एक जैसा काम एक जगह पर करेंगे। ऐसा करने से उनको एक तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जी। दूसरा उनको मार्केट की सुविधा हो जाएगी और तीसरा वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे अनेक काम हमारे यहाँ शुरू भी हो गए हैं। इवन जो प्रोड्यूसर कंपनी आपने सुना होगा, प्रोड्यूसर कंपनी भी हमने कुल मिला के इसी साल करीब 35 नई प्रोड्यूसर कंपनी बना दी हैं, जिनमें और हमारी अब तक MPSRLM में 80 प्रोड्यूसर कंपनी हो गई हैं, जिसमें 1,80,000 शेयर होल्डर्स हैं और सारे के सारी महिलाएं हैं। तो सर ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये सीड्स की है या किन चीज़ों की? इसमें दोनों चीज़ होती है, एक तो इनपुट के लिए आपका सीड है, खाद है और भी जो आपका सामान है, इम्प्लीमेंट्स हैं, उनके लिए भी है। दूसरा बेचने के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको एग्रीगेट करके मार्केटिंग की भी व्यवस्था है, स्टोरेज की व्यवस्था है। ये सारे काम प्रोड्यूसर कंपनी में होते हैं। लेकिन हम प्रोड्यूसर कंपनी जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, बनाए हैं, वहाँ हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि उससे जो हमारे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं वो कम हो सकें। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा करोड़ों की तादाद में मास्क बनाए गए थे और अब फिर से तीसरी लहर ने आगमन हो ही गया है। तो इसमें मास्क जो बनाने की क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है, क्योंकि उस समय घर घर तक पहुंचाए गए थे मास्क, और अब क्या नए तरीके से क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं और उसकी क्वालिटी में भी क्या इम्प्रूवमेंट? देखिए, प्रारंभ में जब कोविड आया था, उस समय मास्क की ज़रूरत थी, शॉर्टेज थी। तो जैसे भी मास्क हमने बनाए, हमारी महिलाओं ने बनाए, कुछ ने प्रशिक्षण पाकर बनाए, कुछ ने बगैर प्रशिक्षण के बनाए, वो सारे बिक गए। तो धीरे धीरे बाज़ार में उसकी हमारे जो प्रोडक्ट था उसकी मांग कम होने लगी। काम इसलिए कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हमने उसके बाद दोबारा लोगों को, अपनी जो महिलाएं काम करती थी, उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उन्होंने जो कपड़ा की क्वालिटी थी उसको भी सुधारी, सिंगल लेयर को डबल लेयर किया, डबल को ट्रिपल लेयर किया। तो उनकी इतनी डिमांड बढ़ी है, अभी जाके कम से कम 5 या 5.5 करोड़ रुपए के मास्क उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बाजार में बेच दिए और हैं। सर अब तो जैसे फैशन का दौर है, अब तो लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग फैशनेबल मास्क बनने की आजकल फैशन हो गया है। तो उसमें आप कैसे उनको फैशन से जोड़ रहे हैं? नहीं, फैशन के हिसाब से तो बना ही रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि पहले हमको घर घर पहुंचाना भी पड़ रहा था, लोग एक एक करके ले जाते थे। अब थोक में भी ऑर्डर मिल रहे हैं महिलाओं को, और वो अच्छा किस्म का मास्क डिमांड के अनुसार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। और कुछ जगहों पर ऐसा भी है जो क्रेता हैं, वो कपड़ा भी खुद दे रहे हैं अपने हिसाब से कि हमें इस कपड़े का मास्क बना के दीजिए। तो उसमें भी आगे काम चल रहा है और मुझे लगता नहीं कि आगे मास्क का काम अभी बंद होगा, ये तो चलना है। एक और नया नवाचार आप लोगों ने किया, आजीविका एक्सप्रेस। पहले नहीं था, अब शुरुआत हुई है। तो आजीविका एक्सप्रेस मतलब पैसेंजर गाड़ी है, उसको महिलाओं को चलाने का भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या वो किसी और से चल रहा है? क्योंकि खास तौर पे होना चाहिए कि जो महिलाएं हैं उन्हीं को आप ड्राइविंग सिखाए और वही लोग चलाएं। देखिए, आजीविका एक्सप्रेस जो है उसमें जो भी महिलाओं के नाम से ही हैं वो, उनको खरीदना पड़ता है और लोन चुकाना पड़ता है। फ़र्क ये है कि इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन है और ये उनको अपने CIF को, जो अपना क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, CLF है, उसको ये ऋण वापस करते हैं। कुछ महिलाएं खुद भी चला रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, चलाने में सक्षम नहीं हैं, जो सीखना चाहती हैं वो ड्राइविंग सीख के लाइसेंस लेके चला सकती हैं। ज़्यादातर वो लोग अपने पति को, अपने भाई को या उन लोगों को देते हैं। वो इंडिविजुअल एक का है,
इसलिए वो दे सकते हैं। जी। और अच्छी बात ये है कि आज तक अब हमारे टोटल मध्य प्रदेश में 186 आजीविका एक्सप्रेस हम इनको उपलब्ध करा चुके हैं ओके, जी। और अच्छी खासी इनकम हो रही है और वो ऋण भी अपना आसानी से चुकता कर रहे हैं। एक और आप लोगों के यहाँ का नवाचार ही कहूँगी कि होशंगाबाद ज़िले में मैंने देखा है मशरूम की खेती। वो ऑयस्टर मशरूम है और उसकी जो टेक्निक है वो कैसे आपने इंट्रोड्यूस की, किनके मार्गदर्शन में? क्योंकि कई बार मशरूम में ये देखा जाता है कि कुछ जहरीले भी मशरूम्स आ जाते हैं, तो कैसे इसको आपने किया? देखिए, जो मशरूम ग्रो किया जाता है उसमें जहरीले बहुत कम होते हैं। जो नेचुरल होते हैं, जो अपने आप ग्रो करते हैं, उनमें जहरीले मशरूम होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ये बहुत टेक्निकल काम है और इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण जब वो प्राप्त करते हैं उस दौरान उनको पूरा कैसे उसको बोया जाए, कैसे उसको उगाया जाए, कब कब उसमें स्प्रे किया जाए, कितना टेम्परेचर रखा जाए, कितना ह्यूमिडिटी रखी जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत कठिन काम ये नहीं है। इसलिए आज आपने होशंगाबाद में देखा होगा, होशंगाबाद के अलावा हमारे ग्वालियर ज़िले में, पन्ना ज़िले में, बालाघाट ज़िले में बहुत बड़ी मात्रा में मशरूम का उत्पादन हो रहा है। और हमने अपना लक्ष्य रखा है क्योंकि इसका मार्केट बहुत अच्छा है। अब हम इसको ड्राई करके भी और पाउडर बना कर भी इसको बेच रही हैं, तो मार्केट इसकी काफ़ी अच्छी है। हम अगले 1 साल के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारा आज उत्पादन हो रहा है उसको हम 5 गुना तक ले जाएंगे। और सर ये भी जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं इनसे जुड़ी हुई है, हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो कई बहुत ऐसे क्षेत्रों से है कि घर के बाहर नहीं निकलती हैं और कई लोगों का शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, तो फिर भी आपकी टीम ने कैसे उनको मोटिवेट किया कि वो एसएचजी से जुड़े और जिस तरीके से आज वो आगे बढ़ी है, तो वो एक कैसा सफ़र मतलब रहता है उनका? देखिए, जो हमारी टीम है, MPSRLM की टीम है, वो बहुत समर्पित टीम है। और शुरुआती दौर में ये परेशानियाँ आई थी। हमारी टीम के लोग घर घर जाते थे, लोगों को बताते थे। और कुछ समूह तो इससे पहले भी बनते रहे हैं, कई ऐसी योजनाओं में बने हैं। तो बहुत जल्दी उनको विश्वास में लेना आसान नहीं था। यहाँ तक कि कई बार तो महिलाएं बोलती थी कि बहुत लोग आए हैं ऐसे, हमें नहीं कोई समूह बनाना है, आप लोग जाइए। और कुछ MFIs होते हैं, MFIs समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास अर्जित किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत कठिन था। अब तो देख के, एक दूसरे को देख के महिलाएं स्वतः जब उनको लगा है कि इससे लाभ हो रहा है तो समूह में जुड़ती थी। हालांकि शुरुआती दौर में जो उनके घर में जो मेल मेंबर्स होते थे, उनके पति हैं, उनके पिता हैं या भाई हैं, वो भी मना करते थे कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वो महिलाएं बोलती थी हम मीटिंग में गए, वो क्या बोलते थे, क्या कर लेंगे आप मीटिंग में जाके, और क्यों गए। और आज वही महिलाएं जब समूह से जोड़ के घर में पैसा लाती हैं, तब वो पूछते हैं कि अब मीटिंग कब है आपकी, अब पैसा कब मिलने वाला है आपको बैंक से। तो इतना परिवर्तन हुआ है। आपने लखपति क्लब भी बना दिया है महिलाओं का, तो वो कैसे बनाया, किन किन एक्टिविटीज से वो जुड़ी रहती है आजीविका की? लखपति क्लब का मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगा कि जब NRLM शुरू हुआ तभी से मैं सबको कहता था, अपने टीम को, सबको, कि NRLM का मतलब होता है BPL टू लखपति। हमें हर BPL को लखपति बनाना है। और लखपति का आशय हमारा उस समय था कि 1 लाख रुपया जो साल के आय अर्जन करने लगे संवहनी रूप से, सस्टेनेबल बेसिस में, वो लखपति कहलाएंगे। फिर 2015-16 से हमने कहा कि 10,000 रुपये प्रति माह जो कमाएंगे वो लखपति कहलाएंगे, 1,20,000 जो साल में कमाएंगे। मतलब जो भी एक्टिविटी वो महिला करती है, उस महिला का इनकम 10,000 रुपया होनी चाहिए औसत, और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस महीने 4 महीने 10,000 कमाए फिर 8,000 हो गया, नहीं। अगर 4 महीने 12,000 कमाए, फिर 15 कमाए, फिर 11 कमाए, फिर 10 कमाए, तो वो साल का 1,20,000 होना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार ने भी इस चीज़ को देखा। पहले हम बैठकों में भी प्रेजेंटेशन करते थे, हम BPL टू लखपति कंसेप्ट बताते थे। अभी भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को लिखित में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर महिला को हमें लखपति बनाना है। लखपति शब्द उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और कहते हैं कि 1 लाख रुपया साल का कमाएंगे और हर इस प्रदेश को इस बारे में इस और प्रयास करने हैं। तो सर ये इस लखपति क्लब को शायद देखते हुए देखा है कि बाहर से भी जो है नेशनल की जो टीम है वो हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं की लखपति क्लब और देखने के लिए आई है, तो कैसा उनका अनुभव रहा और क्या क्या चीज़ें? उनका अनुभव अच्छा रहा है। अभी तो हमारे यहाँ 7-8 प्रदेशों के लोग आए। कार्यशाला भी यहाँ पर भोपाल में हुई थी और उस कार्यशाला में 7-8 प्रदेशों के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स थे। वो सब लोग फिर कुछ गाँव में भी हमारे देखने के लिए गए। महिलाओं से उनने बातचीत की, वार्तालाप की और इस कंसेप्ट को समझा और सराहा। सर जो लखपति
क्लब का जो टाइटल है लखपति, तो एक महिलाओं के बीच में हम गए, हमने कहा आप लोग तो लखपति क्लब में शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम लखपति का, हम लखपत्नी हो गए हैं, क्योंकि पति थोड़ी है वो, तो हमने किया। तो क्या लगता है आपको, इसके टाइटल को भी चेंज करना चाहिए? नहीं, लखपति जब बोलेंगे तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। लखपति एक स्थापित शब्द है, और दूसरी बात है कि आप लखपति कहें या कुछ भी कहें, काम होना चाहिए। 1 लाख रुपये, उसको 20,000 रुपया उसको साल का कमाना चाहिए। आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, कई नवाचार भी बताए, महिलाओं को कैसे मोटिवेट किया ये भी बताया, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपकी क्या हॉबी है? मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा, अच्छे गाने सबको अच्छे लगते हैं। टीवी में मैं सिर्फ न्यूज़ सुनता हूँ और WWE देखता हूँ। ओके। और उसके अलावा मैं हमेशा सोचते रहता हूँ दरअसल कि अब बहुत कम समय है, तो इस कम समय में कैसे और कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे मध्य प्रदेश में हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सशक्त हो सके, उनके बारे में मैं काफ़ी सोचते रहता हूँ। और फिर क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो सोचते हैं उसको कर भी सकते हैं, तो फिर करने का भी प्रयास करता हूँ। तो मतलब आप ज़्यादा समय मतलब ये सोचते हैं कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जितना आपने अपने अचीवमेंट्स, उपलब्धियां बताई है, लेकिन एक बात जहन में आ रही है कि इतनी सारी महिलाएं, लाखों की तादाद में महिलाएं, आप उनसे कैसे संपर्क साधते हैं कि कैसे वो उनकी काम चल रहा है, कैसे उनका प्रोडक्ट बन रहा है और कैसे उनमें प्रोग्रेस हो रही है, इन सब चीज़ों का सुपरविज़न और मॉनिटरिंग ये आप कैसे करते हैं? देखिए, मेरा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म सबसे अलग है। जी मेरे ऑफिस से प्रतिदिन 200 महिलाओं से बात करना बहुत ज़रूरी है, जी अलग अलग ज़िलों की। रैंडमली मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन नंबर मैंने अपने ऑफिस में रखे हैं, और हर स्टाफ को ड्यूटी लगाई हुई कि वो 5 फ़ोन महिलाओं से रोज़ उनको बात करनी है। क्या प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न मैं बना के सबको देता हूँ, जी और मैं खुद भी बात करता हूँ। छुट्टी के दिन तो मैं, और अगर मैं छुट्टी में रहा, काम में नहीं रहा, तो जितना भी हो सकता है 20, 25, 30, 40, 50 लोगों से भी मैं बात करता हूँ, और उनसे उनके बारे में पूछता हूँ, और उससे बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। दूरभाष पर उनको हम कुछ सलाह भी देते हैं, और हमें वस्तु स्थिति पता चलती है। इसके अलावा हम महीने में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने ज़िलों के अधिकारियों से बात करते हैं। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम हर ज़िले से कम 5 महिलाओं को भी बुलाते हैं, जो उनकी कम्युनिटी लीडर्स हैं, ताकि हम क्या बात अपने ज़िलों से कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो जो हमारी महिलाएं उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनकी भलाई के लिए जो निर्देश देते हैं वो उन तक भी पहुंचने चाहिए, और उन्हें कोई परेशानी हो तो उनसे हम बात करने का मौका भी उनको देते हैं। तो इससे हमको पूरे धरातल पर क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, सारी जानकारी हमको मिलती है। तो कई बार सर कंप्लेंट भी सुनने को मिलती होगी आपको? कंप्लेंट मिलती हैं। जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी मिलते हैं, जो ख़राब काम हमें, जो फ़ोन जो हमारे ऑफिस से जाते हैं उसमें ख़राब काम अगर मिलते हैं, तब हम ज़िले के अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं कि ये काम आप तुरंत सुधारें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।